नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम लोग हिंदी भाषा का विकास पढ़ रहे थे। हिंदी भाषा के विकास में अब तक हम 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने शुरू की जो 2 क्लासें हैं उसमें ये जाना था कि भाषा क्या होती है, संप्रेषण क्या होता है, भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं, उनका विकास किस तरह से होता है और किसी भाषा को सीखने का क्रम क्या होता है। हमने ये भी जाना था कि इस विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं और कितने भाषा परिवार हैं, भाषा परिवार क्या होता है, हमने इस पर भी बात की थी। उसके बाद सबसे अंत में हमने देखा था कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं और किस परिवार में कितने भाषाएं शामिल हैं, कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं। हमने भाषा के ऊपर बात कर ली है। उस भाषा में जो एक पर्टिकुलर एक भाषा है हिंदी, अब हम उसकी बात करेंगे। हिंदी में भी मैंने पिछली क्लास में आपको 2 पॉइंट बताया था। नंबर 1 कि जो हमारी हिंदी है वो भारोपीय परिवार की भाषा है, और नंबर 2 रूप या फिर संरचना के अनुसार हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट है। तो आज हम हिंदी की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, यानी हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। तो आप जानते हैं कि किसी एक भाषा का रूप बिगड़ने से दूसरी का विकास होता है। ये सिर्फ हिंदी की बात नहीं है। कोई भी नई भाषा बनती है तो किसी पुरानी भाषा में कुछ बिगाड़ होता है, उसका रूप बदलता है, उससे नई भाषा बन जाती है। तो हिंदी का भी यही हाल है। हमारी पुरानी भाषा थी संस्कृत। संस्कृत में कुछ बिगाड़ हुआ, उसके रूप में कुछ परिवर्तन हुआ और हिंदी का जन्म हुआ। लेकिन डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी का विकास नहीं हुआ। संस्कृत से हिंदी के बनने के बीच में बहुत सारी भाषाएं आई, बहुत सारे स्टेज आए। वो कौन कौन से आए, हम उन सबको देखेंगे। तो आप यहाँ एक पॉइंट ये नोट करेंगे कि हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है, यानी हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। आप हिंदी की जननी नहीं लिखेंगे, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। और यहां पर यह मैंने बता दिया कि किसी एक भाषा का रूप बिगड़ने से दूसरी का जन्म होता है। तो संस्कृत का रूप बिगड़ने से हिंदी का जन्म हुआ है, अर्थात हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। इस तरह से आप लिख लेंगे। उसके बाद संस्कृत के बारे में बात करें तो संस्कृत भी आपकी 2 रूपों में होती है, या बेसिकली कहिए कि होती थी। जब संस्कृत का प्रयोग होता था, जब हिंदी नहीं थी, उस समय भी संस्कृत 2 रूपों में प्रयोग होती थी। नंबर 1 वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। अब ये दोनों क्या हैं? वैदिक संस्कृत वो है जो वेदों और पुराणों में प्रयोग होती थी, यानी वेदों और पुराणों में प्रयोग होने वाली संस्कृत को वैदिक संस्कृत कहते हैं। और ये संस्कृत का एक कठिन रूप था, यानी वैदिक संस्कृत पढ़ने में बहुत ही कठिन थी। और दूसरी जो आपकी लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत आप लिखिए कि लौकिक संस्कृत आम बोलचाल की संस्कृत थी। इसमें संस्कृत के साथ कुछ अन्य भाषाओं के शब्द भी मिलाए गए थे। ये संस्कृत का आसान रूप था, यानी एक संस्कृत का रूप वो था जो बहुत कठिन था, उसमें बहुत ही बड़े बड़े कठिन शब्द थे। लेकिन वो संस्कृत सिर्फ वेदों और पुराणों में प्रयोग की जाती थी। और जो लौकिक संस्कृत थी, ये संस्कृत का एक आसान रूप थी। इसमें आपके जो लोग आम बोलचाल में प्रयोग करते थे वो इसी लौकिक संस्कृत का प्रयोग करते थे। ये आसान इसलिए थी क्योंकि जो बहुत ही कठिन शब्द थे संस्कृत के, जिनको बोलना या समझना बहुत मुश्किल हो रहा था, उनकी जगह पर लोगों ने कुछ ही अन्य भाषा के शब्दों को उठा के प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे आज हम लोग हिंदी में इंग्लिश के शब्दों को प्रयोग कर लेते हैं, उसी तरह से। उसके बाद इसी लौकिक संस्कृत में लिखिए, रामायण तथा महाभारत लौकिक संस्कृत में लिखे गए थे। अब आप कहेंगे कि जब वैदिक संस्कृत में हमारे उपनिषद और वेद लिखे गए तो रामायण और महाभारत लौकिक संस्कृत में क्यों? क्योंकि रामायण और महाभारत ये आपके उपनिषद या फिर वेद नहीं है, ये कथाएं हैं, महाकाव्य है। आप जानते हैं महाभारत एक संस्कृत का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो ये वेद या पुराण नहीं है। चलिए, ये समझने की बात थी। लिखने की बात सिर्फ 2 पॉइंट की है। वैदिक संस्कृत जो वेदों में प्रयोग होती थी और कठिन थी, लौकिक संस्कृत जो आम बोलचाल में प्रयोग होती थी और ये सरल थी। तीसरा पॉइंट रामायण और महाभारत लौकिक संस्कृत में लिखे गए।
अब उससे नीचे आते हैं तो देखते हैं हिंदी का विकास क्रम, यानी हिंदी का विकास क्या कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारी भाषा थी संस्कृत। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, यानी 1500 बीसी से 500 बीसी तक हम संस्कृत बोलते थे। इसे हम प्राचीन आर्य भाषा भी कहते हैं। संस्कृत को प्राचीन आर्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद संस्कृत का रूप थोड़ा सा परिवर्तित हुआ तो बनी पाली भाषा। पाली भाषा का जो टाइम पीरियड है वो है 500 बीसी से 1 बीसी, यानी संस्कृत 500 बीसी पर खत्म हुई। उसके बाद 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईसा पूर्व तक पाली भाषा रही। फिर पाली भाषा में भी कुछ परिवर्तन हुआ, इसका भी रूप बिगड़ा, तब बनी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का जो समय है वो है 1 ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी तक, यानी 1 बीसी से 500 एडी तक। उसके बाद अगला आएगा आपका अपभ्रंश भाषा। अब देखिए, अपभ्रंश का मतलब होता है पतन। तो अपभ्रंश का नाम अपभ्रंश क्यों पड़ा? क्योंकि प्राकृत भाषा में कुछ पतन हुआ, इसका रूप बिगड़ा, तब एक नई भाषा बनी। तो विद्वानों ने, क्योंकि ये प्राकृत भाषा के पतन से वो भाषा बनी है, इसलिए उस भाषा का नाम ही रख दिया गया पतन। पतन यानी अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा में भी उसके बाद कुछ परिवर्तन हुआ, इसका भी पतन हुआ, तब एक नई भाषा बनी हिंदी। यहां आप एक चीज ध्यान देंगे कि अपभ्रंश से 2 भाषाएं बनी थी, एक हिंदी और दूसरी आपकी बनी थी अवहट्ट भाषा। हिंदी और अवहट्ट इन दोनों का ही विकास हुआ था अपभ्रंश से। लेकिन अवहट्ट आगे चल के थोड़े ही दिनों में नष्ट हो गई, यानी समाप्त हो गई। लेकिन हिंदी जो कि धीरे धीरे विकसित हो रही थी, जब अवहट्ट भाषा अपभ्रंश से बनी उस वक्त हिंदी का जो विकास है वो बहुत धीमा था। लेकिन आगे चल के जब अवहट्ट का पतन होने लगा तब हिंदी तेजी से विकसित होने लगी। तो अपभ्रंश से 2 भाषाएं विकसित हुई, अवहट्ट और हिंदी। बाद में अवहट्ट का भी पतन हुआ और हिंदी आगे बढ़ गई। आपका जो अपभ्रंश का समय है वो है 500 एडी से लेकर के 1100 एडी, यानी 500 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक, यानी ईसा मसीह के बाद। उसके बाद जब हिंदी का विकास हुआ अपभ्रंश से। अब यहां एक पॉइंट चाहे आगे आप नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की जननी कौन है तो आप कहेंगे अपभ्रंश। अपभ्रंश से हिंदी बनी है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन है, आदि जननी मतलब शुरुआती जननी, यानी सबसे पहली माँ कौन है हिंदी की, तो वो है संस्कृत। आदि जननी संस्कृत और सिर्फ जननी अपभ्रंश। अगर अपभ्रंश आपके ऑप्शन में ना हो तो संस्कृत। चलिए, अब जो हिंदी है आपकी, जब अपभ्रंश 1100 एडी में समाप्त हुआ, यानी अपभ्रंश भाषा का पतन हुआ 1100 में, तो 1100 ईस्वी से लेकर के हिंदी का जो विकास है वो शुरू हुआ। और हिंदी आपकी अब तक चलती आई है, यानी हिंदी का समय है 1100 एडी से अब तक। आगे चल के हिंदी को भी 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा? प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी या आधुनिक कालीन हिंदी। जो प्राचीन हिंदी है उसका समय है 1100 एडी से लेकर के 1400 एडी, यानी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी। कुछ लोग इसको 1300 ईस्वी भी मानते हैं, यानी 1100 से 1300 ईस्वी। तो आप दोनों नोट कर लीजिए। अगर 11 से 14 का टाइम पीरियड दिया हो आपके ऑप्शन में, अगर कभी ऐसा प्रश्न आए तो आप 14 लगाइए, 1300 दिया हो तो 13 लगाइए। दोनों एक साथ ऑप्शन में कभी नहीं आएगा। उसके बाद मध्यकालीन हिंदी आपकी 1400 से लेकर के 1800 तक मानी जाती है और आधुनिक हिंदी 1800 से अब तक। पहले यहां देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो संस्कृत भाषा है वो प्राचीन आर्य भाषा भी कही जाती है और जो पाली और प्राकृत है इसको मध्यकालीन आर्य भाषा कहते हैं। उसके बाद जब हिंदी आगे बढ़ी, 3 भागों में बटी, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक,
तो जो आधुनिक कालीन हिंदी है ये आगे फिर से 3 भागों में बट गई। कौन कौन सी? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और वर्तमान हिंदी या आधुनिक हिंदी भी कह सकते हैं इसको। तो जो भारतेंदु युग है ये 1850 से 1900 ईस्वी तक है। द्विवेदी युग का जो समय है वो 1900 से लेकर 1920 तक का है और वर्तमान 1920 ईस्वी से अब तक चला आ रहा है। अब जो ये आधुनिक काल है इसको द्विवेदी युग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपकी जो प्राचीन हिंदी और मध्यकालीन हिंदी है इस टाइम पर जब ये समय चल रहा था प्राचीन और मध्यकालीन का, यानी 1100 से 1800 के बीच, इस वक्त हिंदी सिर्फ नाम की थी, यानी सिर्फ लोग जानते थे कि हिंदी भी एक भाषा है और इसको लोग अपनी आम बोलचाल में कभी कभार प्रयोग कर लेते थे। लेकिन जो राजकाज के काम है, जो रचना के काम है, यानी कविता लिखनी हो, कहानी लिखनी हो, नाटक लिखना हो, कोई रचना करनी हो, वो सभी काम इस समय पर अवधी या फिर ब्रज भाषा में होते थे। यानी 1100 से 1800 के बीच ब्रज और अवधी भाषा अपने चरम सीमा पर था। लेकिन 1800 के बाद जब भारतेंदु हरिश्चंद्र आए, इन्होंने हिंदी को के उत्थान के लिए बहुत काम किया। हिंदी के उत्थान में इनका बहुत बड़ा योगदान है। 1800 के बाद से जो है ब्रज और अवधी भाषा है इसका पतन होने लगा और ये सिर्फ आम बोलचाल की भाषा रह गई बस, बाकी सारे काम हिंदी में होने लगे। इसीलिए आधुनिक काल को द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि आधुनिक काल को द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है हिंदी भाषा का कालखंड। यानी अभी अभी जो हमने हिंदी भाषा को देखा, हमने एक चार्ट के माध्यम से समझ लिया। अब इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो अगर हिंदी भाषा के कालखंड की बात करेंगे तो सबसे पहले है प्राचीन हिंदी। तो प्राचीन हिंदी का समय अभी आपने देखा था 1100 से 1400 तक। मैंने ये भी कहा था कि इसका समय कुछ लोग 1100 से 1300 मानते हैं। इसका कारण ये है कि आप जानते हैं कोई भी भाषा हो उसमें ऐसा नहीं होता कि एक अनाउंसमेंट कर दी जाए कि आज से हिंदी भाषा का समापन होता है, आज से एक नई भाषा बोली जाएगी और सब लोग ऐसा करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता। कोई भी भाषा धीरे धीरे खत्म होती है और जिस भाषा का विकास होता है वो भी धीरे धीरे होता है। पहले कुछ लोग बोलते हैं, फिर उनकी संख्या बढ़ती है, फिर उस भाषा को बोलने वाले और बढ़ते हैं, फिर उस पूरी तरीके से विकसित हो जाती है। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि 1300 से ही इसका विकास हो चुका था, 1300 में ही। कुछ लोग मानते हैं कि ये 1400 में आके पूरी तरह से विकसित हुई थी, खत्म हुई थी। शुरुआत तो 1100 से ही हो गई, लेकिन इसका पूरी तरीके से इसको खत्म कुछ लोग 1300 में मान लेते हैं, कुछ लोग 1400 में मानते हैं। अगर प्राचीन हिंदी के कवियों की बात करें तो बहुत सारे कवि थे। इनको हम बाद में पढ़ेंगे, जब हिंदी भाषा का विकास समाप्त हो जाएगा तब हम एक या दो क्लास में जितने भी हिंदी भाषा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं उनको एक साथ कर लेंगे, क्योंकि अक्सर यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। यहाँ हम सिर्फ कुछ एक दो करके मुख्य कवियों को देखेंगे। तो आपका जो प्राचीन हिंदी है उसके प्रमुख कवि की बात करें तो इसमें सबसे पहले हैं चंद्रवर दाई। चंद्रवर दाई जो कवि हैं इनकी सबसे प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। इसको आप लिख लीजिए। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन पर आधारित कहानी है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है। महाभारत भी एक महाकाव्य है, लेकिन वो संस्कृत भाषा में है। पृथ्वीराज रासो हिंदी की पहली महाकाव्य है जो कि चंद्रवर दाई द्वारा लिखी गई है। यह प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, आप इसको नोट कीजिए। अगले कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी प्रमुख कवि हैं प्राचीन हिंदी के। इनकी एक प्रमुख रचना है मुकरिया। आप लिखिए, सबसे पहले लिखिए अमीर खुसरो, उसके नीचे की लाइन से शुरू कीजिए। प्राचीन काल की एक प्रमुख तथा प्रसिद्ध रचना है मुकरिया, जो कि अमीर खुसरो द्वारा रची गई थी। अब समझिए कि मुकरिया होती क्या है। मुकरिया को हम कह मुकरिया भी कहते हैं। कह मुकरिया यानी मुकरना। कह के जो मुकर जाए वो मुकरिया है। मुकर जाए मतलब मना कर दे।
तो ये एक तरह की मुकरिया एक तरह की पहेली होती थी, जो 4 लाइन की पहेली होती थी। ऊपर की 2 लाइनों में किसी चीज़ का वर्णन किया जाता था, लेकिन स्पष्ट नहीं बताया जाता था कि किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। जैसे आप किसी से कोई पहेली पूछते हैं तो उसके बारे में कुछ बताते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताते कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो शुरू की 4 लाइनों में, उस 2 लाइनों में उसके बारे में वर्णन किया जाता था, तीसरी में पूछा जाता था कि बताओ ये क्या है, और चौथी लाइन में उसका उत्तर भी खुद ही दे दिया जाता था कि ये फला चीज़ है। तो ये होती थी मुकरिया। इसके रचयिता थे अमीर खुसरो। चलिए, उसके बाद अगला नंबर है मध्यकालीन हिंदी का। मध्यकालीन हिंदी का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 1350 से 1800 तक। कुछ लोग इसका समय 1350 से मानते हैं, कुछ लोग 1450 से 1850 तक। आप दोनों नोट कर लेंगे, जो आपको ऑप्शन में मिले उसे टिक कर देंगे। इसके अगर प्रमुख कवियों की बात करें तो इसमें आपके कबीर दास थे। कबीर दास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक नाम दिया था, वाणी का डिक्टेटर। आप नोट कर लीजिए कि कबीर दास को हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा वाणी का डिक्टेटर कहा गया। उसके बाद अगले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी भी एक फेमस कवि थे उस युग के। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें पद्मावत, भखरावत और आखिरी गुलाम, ये 3 प्रमुख हैं। कौन कौन सी? पद्मावत, भखरावत और आखिरी गुलाम। उसके बाद अगला नंबर है सूरदास का। सूरदास भी मध्यकालीन हिंदी के प्रमुख कवि थे। इनको अष्टछाप का जहाज कहा जाता था। इसको भी आप लिख लीजिए, प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब समझिए कि इनको अष्टछाप का जहाज क्यों कहा जाता था। इनको अष्टछाप का जहाज इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो इनके गुरु थे उनके कुल 8 शिष्य थे, और उन 8 शिष्यों को जो है अष्टछाप का कवि कहा जाता था। ये कहा जाता था कि वो अष्टछाप के कवि हैं 8, और उन 8 में ये जो सूरदास थे ये सबसे तेज थे, इसलिए इनको अष्टछाप का जहाज कहा जाता था। अगले कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास भी मध्यकालीन हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने अवधी भाषा में, अवधी को बैसवाड़ी भी कहते हैं, तो तुलसीदास ने अवधी या फिर बैसवाड़ी में रामचरितमानस की रचना की थी। यानी जो आपका रामायण है उसी रामायण को इन्होंने अवधी या फिर बैसवाड़ी में ट्रांसलेट कर दिया था। उसके बाद है आधुनिक युग। आधुनिक युग में बताने वाला कुछ नहीं है, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, वैसे यहाँ आप नोट कर चुके हैं कि आधुनिक काल का युग है 1850 से लेकर के अब तक, और इसको भारतेंदु युग भी कहा जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये आपका था हिंदी का विकास क्रम। अब आप ये देख लीजिए कि जो हिंदी भाषा है वो भारत में कहां कहां पर बोली जाती है। तो हिंदी भाषा का जो प्रसार है वो उत्तर में उत्तराखंड से लेके दक्षिण में मध्य प्रदेश तक है। उत्तराखंड में भी बद्रीनाथ या केदारनाथ नाम की जो जगह है वहां से शुरू होती है और दक्षिण में मध्य प्रदेश के खांडवा तक जाती है। और पूर्व में बिहार में एक जगह है पूर्णिया। पूर्णिया से लेकर के पश्चिम में आपका हरियाणा के अंबाला तक जो आपकी हिंदी भाषा है वो भारत के कुल 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। यानी टोटल 10 प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है। तो आप इसको लिख लीजिए। भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले राज्य, उसमें लिखिए सबसे पहले उत्तराखंड, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर आपका हरियाणा, चौथे नंबर पर राजस्थान, 5वें पर है मध्य प्रदेश, 6ठे पर है उत्तर प्रदेश, 7वें नंबर पर है आपका बिहार, उसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 9 राज्य हैं जहां हिंदी बोली जाती है। उसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली। इस तरह से 10 प्रदेश हैं जहां हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा भारत में कोई भी हिंदी भाषी राज्य नहीं है। हो सकता है कि हर जगह थोड़ी बहुत बोली जाती हो, लेकिन हिंदी भाषी राज्य का दर्जा जो मिला है वो इन्हीं 9 प्रदेशों को और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी टोटल 10 को मिली है।
चलिए, तो अब तक हमने हिंदी के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर ली। अब हम देखेंगे कि अपभ्रंश भाषा की कुछ विशेषताएं, यानी अपभ्रंश के कवि कौन कौन से हैं, इसमें प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। इस तरह से अपभ्रंश के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। लेकिन इसकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में। इस क्लास को हम यही समाप्त कर रहे हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम अपभ्रंश के बारे में बातें करेंगे।